कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन डोंग से होती है। हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर अनगिनत जले हुए निशानों से भरा हुआ है। उसे याद आता है कि सालों पहले उसके क्लासमेट्स ने उसके साथ क्या किया था और कहानी 2004 में फ्लैशबैक में जाती है। डोंग पुलिस स्टेशन में है। वो काफी चोटिल, थकी हुई और फटे हुए कपड़ों में है। उसने अपने 4 क्लासमेट्स के खिलाफ बुलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि वो जिन की माँ अपनी पहुंच और पहचान का इस्तेमाल करके शिकायत को संभाल लेती है और ये सुनिश्चित करती है कि वो जिन या उसके किसी भी दोस्त को कुछ ना हो। इसके तुरंत बाद उनका होमरूम टीचर आता है और पुलिस में शिकायत करने के लिए डोंग को ही जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि उसे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। टीचर के इस रवैये से गुस्से में आकर डोंग चुप रहती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन वूजिन और उसके दोस्त डोंग को बहला फुसलाकर स्कूल के ऑडिटोरियम में ले आते हैं। वहां वूजिन उससे कहती है कि पुलिस में शिकायत करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने दोस्तों को डोंग को पकड़कर रखने का हुक्म देती है और फिर एक कर्लिंग आयरन उठाकर डोंग के शरीर को जला देती है। इसके बाद डोंग स्कूल के क्लिनिक जाती है और अपने जले हुए निशानों के लिए दवा मांगती है। जब डॉक्टर डोंग की चोटों को देखती है तो वो बुरी तरह डर जाती है और पूछती है कि क्या किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया है। बिना किसी झिझक के डोंग उससे कहती है कि यह उसने खुद किया है। डॉक्टर हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। जब डोंग घर लौटती है तो वो देखती है कि वो जिन और उसके दोस्त पहले से ही उसके घर के अंदर मौजूद हैं। वे उसकी गुल्लक छीन लेते हैं, उसे तोड़ देते हैं और सारे पैसे जमीन पर बिखेर देते हैं। वे डोंग की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और उसकी लाचारी पर हंसते हैं। डोंग वो जिन से गिड़गिड़ाकर उसे अकेला छोड़ देने को कहती है, लेकिन वो जिन मना कर देती है। वो एक प्रेस उठाती है और डोंग के पैरों को जला देती है। इस जिल्लत और दर्द से टूटकर डोंग अपनी जान देने के इरादे से बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन आखिरी मौके पर वो अपना इरादा बदल लेती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे मरना पड़े। उसके शरीर के जले हुए निशान इतना असहनीय दर्द दे रहे होते हैं कि वो अपने दर्द को कम करने की एक नाकाम कोशिश में उन पर बर्फ रगड़ती है। अगले दिन डोंग अपने साथ हुई हिंसा के कारण दूसरे स्कूल में ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन सबमिट करती है। उस एप्लीकेशन में वो वूजिन और उसके सभी दोस्तों के नाम साफ साफ लिखती है। उसका होमरूम टीचर बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उस एप्लीकेशन की वजह से वो खुद मुसीबत में पड़ सकता था। वो डोंग से कहता है कि वो बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है और दावा करता है कि उसके क्लासमेट्स बस मजाक कर रहे थे। जवाब में डोंग उसे अपने शरीर पर मौजूद जले हुए निशान दिखाती है और कहती है कि यह सब तब हुआ जब वो चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा और उसने कुछ नहीं किया। टीचर बेरुखी से जवाब देता है कि ये चोटें कोई गंभीर नहीं है क्योंकि उसे कोई टूटी हुई हड्डी नजर नहीं आ रही है। डोंग उससे पूछती है कि क्या वो यही सब अपने बेटे के साथ होना बर्दाश्त करेगा। गुस्से से आग बबूला होकर टीचर डोंग को तब तक पीटना शुरू कर देता है जब तक कि बाकी टीचर्स आकर उसे दूर नहीं खींच लेते। उस रात वूजिन की माँ डोंग की माँ से मिलती है और अपनी बेटी के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करने के बदले उसे पैसों का ऑफर देती है। हालांकि साइन कराने से पहले वो ट्रांसफर की आधिकारिक वजह को बदलकर बाकी स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट न कर पाना कर देती है। बिना किसी झिझक के डोंग की माँ उन कागजात पर दस्तखत कर देती है। अगले दिन डोंग ये जानकर पूरी तरह टूट जाती है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है। उसने डोंग का सामान घर से बाहर फेंक दिया है और सिर्फ साइन किए हुए ट्रांसफर पेपर्स छोड़कर खुद गायब हो गई है। वहां से निकलने से पहले डोंग वू जिनसे कहती है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगी और जब वो आएगी तो वो उसे और उसके हर एक दोस्त को बर्बाद कर देगी। डोंग शहर छोड़ देती है और सालों तक अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए कई तरह की नौकरियां करती है। आखिरकार उसका एडमिशन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हो जाता है। प्रेजेंट डे में डोंग शहर वापस लौटती है और उसी स्कूल में टीचर बन जाती है जहां सॉल पढ़ती है, जो कि वूज इनकी बेटी है। जब वो सॉल से मिलती है तो उससे कहती है कि वो उसकी माँ को बहुत लंबे समय से जानती है और खास तौर पर उसी की वजह से वापस आई है। फिर कहानी 2012 में फ्लैशबैक में जाती है। डोंग अब कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पढ़ाई कर रही है। अपना खर्च चलाने के लिए अब वो कॉलेज जाने के साथ साथ प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाती है। एक दिन उसका एक अमीर स्टूडेंट उसके साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश करता है। डोंग चुपके से उसकी कही हर बात रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वो रिकॉर्डिंग उसके माता पिता को भेज देती है। वो इस बात को दबाने और उनके बेटे की पुलिस में रिपोर्ट न करने के बदले पैसों की मांग करती है, वरना उसका बेटा जेल चला जाता है। स्टूडेंट के घर वाले तुरंत मान जाते हैं और डोंग जितने पैसे मांगती है फिर वे उसे दे देते हैं। हालांकि वहां से निकलते ही डोंग अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बगल वाले बेड पर पार्क नाम का एक आदमी है जो एक लड़ाई में शामिल होने के बाद चेहरे की चोटों के इलाज के लिए भर्ती हुआ है। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक ही समय पर उठते हैं। पार्क डोंग को अपनी बांह से ड्रिप की सुई निकालते हुए देखता है। वो उसे जल्दी से रोकता है और चेतावनी देता है कि इससे खून बहना शुरू हो सकता है। वो उसके जख्म का इलाज करता है और बताता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है जो इंटर्न के रूप में काम कर रहा है। जब पार्क डोंग की बांह पर जले हुए निशानों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। डोंग बस अपनी बांह पीछे खींच लेती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। बाद में पार्क को डॉक्टर से पता चलता है कि डोंग को गंभीर एनीमिया है। अगले दिन डोंग एक ऐसी जगह जाती है जहां लोग गो नाम का बोर्ड गेम खेलते हैं। वो खिलाड़ियों को बहुत ध्यान से देखती
देखती है। इत्तेफाक से वो उसकी मुलाकात फिर से पार्क से होती है। पार्क उसे गेम सिखाने की पेशकश करता है क्योंकि वो इस खेल में बहुत माहिर है। डोंग उसकी बात मान लेती है और पार्क अगले 3 सालों तक यानी 2015 तक उसे ये गेम सिखाता है। उस दौरान ये खुलासा होता है कि डोंग वू जिन और उसके सभी पुराने क्लासमेट्स जिंदगी पर बारीकी से नजर रख रही है और उनके बारे में हर एक जानकारी जुटा रही है। उसे पता चलता है कि वू जिन एक वेदर न्यूज एंकर बन चुकी है और उसने सॉन्ग नाम के एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली है। प्रेजेंट डे में डोंग म्योंग से उस जूतों की दुकान में मिलती है जहां वो काम करता है। ये दुकान जॉन की है और म्योंग उसके लिए काम करता है। म्योंग ये देखकर हैरान रह जाता है कि डोंग अब एक टीचर बन चुकी है और उसके पास काफी पैसा है। डोंग उससे कहती है कि वो वू जिन से बदला लेने के लिए वापस आई है और अगर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो वो उसे मोटी रकम देगी। गरीबी से बाहर निकलने के मौके के लालच में म्योंग तुरंत हाँ कर देता है। बाद में डोंग अपने पुराने होमरूम टीचर के बेटे से संपर्क करती है जो खुद भी एक टीचर बन चुका है। वो उसके करीब आती है और उसे ये यकीन दिलाती है कि वो बस उसके पिता के बारे में हालचाल जानने में दिलचस्पी रखती है। उस रात डोंग वू जिन के घर के बाहर कचरे की तलाशी लेती है ताकि वो वू जिन और उसके पति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। हालांकि घर की हाउसकीपर उसे देख लेती है और कहती है कि उसने डोंग को कचरे में ढूंढते हुए चुपके से रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस में रिपोर्ट करने के बजाय हाउसकीपर एक डील की पेशकश करती है। वो चाहती है कि डोंग उसके पति को मारने में उसकी मदद करे। डोंग इस ऑफर से हैरान रह जाती है और उसकी कहानी के बारे में और जानने का फैसला करती है। पता चलता है कि ह्यून को उसका पति लगातार प्रताड़ित करता है जो उसे और उनकी बेटी दोनों को पीटता है। वो एक बेरोजगार शराबी है। अगले दिन डोंग ह्यून से मिलती है और उसे एक काम देती है। वो हर वीकेंड उसकी बेटी को प्राइवेट ट्यूशन देने का भी वादा करती है ताकि वो पढ़ाई में अच्छा कर सके। फिर डोंग ह्यून से ड्राइविंग सीखने और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कहती है। कुछ समय बाद ह्यून अपना लाइसेंस लेकर वापस आती है। डोंग उसे एक कार और एक कैमरा देती है, उसे इस्तेमाल करना सिखाती है और वू जिन के सभी दोस्तों पर लगातार नजर रखने का हुक्म देती है। ह्यून सफलता के साथ उनका पीछा करती है और हर हफ्ते डोंग के पास नई रिकॉर्डिंग लेकर आती है। फुटेज देखते समय डोंग ध्यान देती है कि वू जिन की बेटी सॉल कलर ब्लाइंड है। इससे उसे अतीत की एक बात याद आती है जब जॉन ने एक दूसरे स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि उसने जॉन के कलर ब्लाइंड होने का मजाक उड़ाया था। इससे डोंग को शक होता है कि जॉन ही असल में सॉल का असली पिता है। उस रात डोंग एक गो क्लब जाती है और वहां के हर खिलाड़ी को हरा देती है जिससे वो काफी सारे पैसे जीतती है। खुलासा होता है कि वू जिन का पति सॉन्ग अक्सर उसी क्लब में आता है। कहानी बताती है कि डोंग ने जानबूझकर गो गेम सीखा था ताकि वो सॉन्ग के करीब आ सके। सॉन्ग उसकी काबिलियत से बहुत प्रभावित होता है और तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन डोंग ऐसे दिखावा करती है जैसे उसने उस पर ध्यान ही न दिया हो। अपने खेल खत्म करने के बाद वो बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप वहां से निकल जाती है। बाद में डोंग एक इमारत की छत पर म्योंग से मिलती है। वहां खड़े होकर म्योंग को याद आता है कि उनकी एक पुरानी क्लासमेट सू हो ने इसी छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। डोंग उससे उस हादसे के बारे में पूछती है। म्योंग जोर देकर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। डोंग शांति से उससे कहती है कि उसे ये बात पहले से मालूम है। फिर वो उसे उस इंसान से पैसे कमाने का एक और मौका देती है जिसने सुप्रयोह को मारा था। एक्साइटेड होकर म्योंग तुरंत पूछता है कि कातिल कौन है। डोंग उससे कहती है कि सही वक्त आने पर उसे पता चल जाएगा। फिर वो म्योंग से उस चीज के बारे में पूछती है जो उसने पहले मांगी थी। म्योंग अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकालता है जिसमें जॉन के बाल के टुकड़े होते हैं। पता चलता है कि डोंग ये कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है कि क्या सॉल सच में जॉन की बेटी है या नहीं। अगला दिन हाई स्कूल के डिस्टिंग्विश एलुमनाई अवार्ड सेरेमनी का दिन होता है। वू जिन और उसके सभी पुराने दोस्त इस इवेंट में शामिल होते हैं। जब डोंग हॉल में दाखिल होती है तो वे सब हैरान रह जाते हैं, खास तौर पर वू जिन जो डोंग को अवार्ड मिलते देखकर साफ तौर पर घबरा जाती है। डोंग जोर जोर से तालियां बजाती है और सभी स्टूडेंट्स से उसके लिए ताली बजाने को कहती है। उस पल वू जिन को एहसास होता है कि डोंग उन सब चीजों का बदला लेने वापस आई है जो उन्होंने सालों पहले उसके साथ की थी। सेरेमनी के बाद वू जिन डोंग का सामना करती है, उसे पकड़ती है और गुस्से में पूछती है कि वो इस इवेंट में क्यों आई। जॉन बीच में आता है, वू जिन को शांत करता है और उसे डोंग से दूर ले जाता है। डोंग मुस्कुराती है और उनसे कहती है कि उसे यह देखकर कितनी खुशी हो रही है कि इतने सालों बाद भी वे सब कितने पक्के दोस्त हैं। जब वू जिन को एहसास होता है कि डोंग को उसकी जिंदगी के हर एक डिटेल के बारे में पता है और यहाँ तक कि ये भी मालूम है कि वो अपने पति और बेटी के साथ कितनी खुशी से रह रही है, तो वो और ज्यादा असहज हो जाती है और जानना चाहती है कि डोंग क्या प्लान कर रही है। इससे पहले कि डोंग कोई जवाब दे पाती, जॉन बीच में टोकता है, डोंग के साथ फ्लर्ट करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि उसे ये देखकर हैरानी हो रही है कि वो इतनी खूबसूरत औरत बन चुकी है जो जिंदगी के हर रंग से चमक रही है। डोंग जवाब देती है कि उसे रंगों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जब वो खुद उन्हें देख भी नहीं सकता। फिर वो दोनों छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन वू जिन स्कूल में अपनी बेटी को फोन करके उसका हाल चाल लेती है। उसे यह जानकर गहरा झटका लगता है कि डोंग ही सॉल की होमरूम टीचर है। वो तुरंत स्कूल की तरफ भागती है। जैसे ही वो डोंग को देखती है वो उससे कहती है कि वो जानती है कि डोंग इत्तेफाक से इस स्कूल में नहीं आई है। डोंग शांति से जवाब देती है कि उसने शहर वापस आने की प्लानिंग में ये सारे साल गुजारे हैं। वो वू जिन को याद दिलाती है कि जाने से पहले उसने वादा किया था कि वो एक दिन जरूर लौटेगी। वो वू जिन को यह भी भरोसा दिलाती है कि उसका सॉल के जरिए उससे बदला लेने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि उसकी बेटी बेकसूर है और सालों पहले जो हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। भले ही वो जिन इन बातों से हिल जाती है लेकिन वो अपना डर छिपाती है और दावा करती है कि डोंग उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और उसका हर प्लान फेल हो जाएगा।
जाएगा। वो मुड़कर जाने लगती है। क्लासरूम से बाहर निकलने ही वाली होती है कि उसे अपने एक पुराने क्लासमेट का मैसेज मिलता है जो उसे बताता है कि उनके पुराने होमरूम टीचर की मौत हो गई है। वूजिन तुरंत डोंग की तरफ देखती है। उसे शक होता है कि इस मौत के पीछे डोंग का ही हाथ है। कहानी पिछले दिन के फ्लैशबैक में जाती है। डोंग फूलों का गुलदस्ता लेकर टीचर से मिलने उसके घर गई थी। टीचर को यह देखकर हैरानी होती है कि डोंग ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कॉलेज तक पहुंच गई। वो कबूल करता है कि उसने सोचा था कि जो कुछ भी उसने सहा उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देगी। डोंग उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और उसे गुलदस्ता थमा देती है। टीचर अचानक गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी है और फूलों की महक से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। डोंग शांति से उससे कहती है कि वो पहले से जानती थी कि फूलों से उसका अस्थमा बढ़ जाएगा, यही वजह है कि वो फूल लेकर आई थी। उसी पल टीचर का बेटा तब और हैरान रह जाता है जब डोंग उस पिता को हाई स्कूल में की गई उसकी करतूतों की याद दिलाती है। टीचर उसे बीच में रोकता है और उससे बहस करने लगता है, लेकिन उसका बेटा उसे शांत कराता है और घर के अंदर ले जाता है। फिर वो वापस डोंग के पास आता है और जानना चाहता है कि चल क्या रहा है। डोंग उससे कहती है कि उसके पिता ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसके साथ अन्याय किया था। वो खुलासा करती है कि एक आर्टिकल छपने वाला है जो ये बेनकाब कर देगा कि उसके पिता ने एक स्टूडेंट के तौर पर उसके साथ क्या क्या किया था। वो उसे चेतावनी देती है कि इस स्कैंडल से उसके पिता का करियर बर्बाद हो सकता है और यहाँ तक कि उसका अपना फ्यूचर भी खतरे में पड़ सकता है। वो उसे आर्टिकल पब्लिश होने से पहले कदम उठाने की सलाह देती है। अपने फ्यूचर के डर से बेटा उस रात अपने पिता से मिलने जाता है। टीचर देखता है कि उसका अपार्टमेंट फूलों से भरा पड़ा है। उनकी महक तुरंत उसके अस्थमा को बढ़ा देती है जिससे उसका दम घुटने लगता है। वो अपने बेटे से खिड़की खोलने की भीख मांगता है। उसका बेटा मना कर देता है और खामोशी से इसे अपने पिता को मरते हुए देखता है। प्रेजेंट में वापस आते हुए डोंग वूजिन से कहती है कि टीचर को बिना हाथ लगाए ही उसकी सजा मिल गई। वो वूजिन को चेतावनी देती है कि उसका और उसके बाकी दोस्तों का भी यही अंजाम होने वाला है। मुस्कुराते हुए डोंग वहां से चली जाती है जबकि वूजिन गुस्से से जल भुन जाती है। बाद में डोंग म्योंग से मिलती है और उसे मुर्दाघर के एक खास रेफ्रिजरेटर ड्रॉर का नंबर देती है। वो उससे कहती है कि वो खुद अपनी आंखों से सू हो की लाश देखे ताकि सू हो की मौत के जिम्मेदार लोगों को ब्लैकमेल करने से पहले उसे पूरा यकीन हो जाए। जब म्योंग मुर्दा घर पहुंचता है तो वो लाश की पहचान कर लेता है। डॉक्टर बताता है कि पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला मानकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन सुत हो के घर वाले इस बात पर अड़े थे कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ है। क्योंकि उन्होंने लाश लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए अस्पताल को इसे संभाल कर रखना पड़ा, क्योंकि परिवार की मर्जी के बिना वे लाश को डिस्पोज नहीं कर सकते थे। म्योंग खुश होकर वहां से निकलता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके पुराने दोस्तों ने ही सुहो को मारा था, जिससे उसे उनसे पैसे ऐंठने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। उस रात डोंग वापस गो क्लब जाती है। जैसे ही सॉन्ग उसे देखता है वो मैच के लिए पूछता है। डोंग मान जाती है और जानबूझकर हार जाती है। सॉन्ग तुरंत एक और गेम के लिए कहता है और इस बार शर्त बढ़ा देता है। वो स्वीकार कर लेती है। इसके बाद सॉन्ग अचानक एक सुपरमार्केट में डोंग से टकराता है। वो उससे पूछता है कि उसने गो खेलना कहाँ से सीखा और उसे ये गेम इतना पसंद क्यों है। डोंग जवाब देती है कि उसने एक पब्लिक पार्क में सीखा था और उसे ये गेम इसलिए पसंद है क्योंकि उसे अपने विरोधियों को खामोशी से हराना पसंद है। सॉन्ग उसे अपना विजिटिंग कार्ड थमाता है और कहता है कि वो उससे कांटेक्ट करे क्योंकि वे यकीनन आगे भी कई मैच खेलेंगे। डोंग कार्ड लेने से मना कर देती है और अगले दिन वूजिन अपनी बेटी के स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से डोंग के बारे में पूछताछ करती है। वो पूछती है कि डोंग को यहाँ नौकरी कैसे मिली। प्रिंसिपल मानता है कि वो खुद भी हैरान था क्योंकि डोंग एक सरकारी स्कूल से इस प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी। वो बताता है कि स्कूल के मालिक ने खुद उसे हायर किया था। ये सुनकर वूजिन चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि डोंग के पास अब बड़ी पहुंच और कनेक्शंस हैं। इस बीच डोंग अपनी क्लास को पढ़ा रही है। वो ध्यान देती है कि सॉल अपनी ड्राइंग में ठीक से रंग नहीं भर पा रही है क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। डोंग मुस्कुराती है और प्यार से बच्चों को समझाती है कि कलर करना हर इंसान की अपनी पसंद पर निर्भर करता है और हर कोई दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। उसी पल वूजिन बाहर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। जैसे ही डोंग की नजर उस पर पड़ती है वो एक कैंची उठाती है और सॉल की तरफ बढ़ने लगती है। घबराकर वूजिन तुरंत डोंग को एक तरफ खींच लेती है ताकि वे अकेले में बात कर सकें। वो डोंग से कहती है कि अगर वो उससे और उसकी बेटी से दूर रहे तो वो उसे जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार है। डोंग जवाब देती है कि उसका सॉल को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वूजिन की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के इससे कहीं बेहतर तरीके हैं। वही कलर ब्लाइंडनेस जो सॉल को उसके असली पिता से मिली है। वूजिन ये जानकर दंग रह जाती है कि डोंग को पता चल गया है कि जॉन ही सॉल का बायोलॉजिकल फादर है। वो समझ नहीं पाती कि डोंग ने इस सीक्रेट का पता कैसे लगाया। उसी वक्त ह्यू नेपोर्ट के वॉशरूम के अंदर छिपी हुई है और सही मौके का इंतजार करते हुए सुहान पर नजर रख रही है। इस बीच जॉन को भी जल्द ही एहसास हो जाता है कि सॉल उसकी बेटी हो सकती है क्योंकि वूजिन की सॉन्ग से शादी होने से पहले उसके और वूजिन के बीच रिश्ते थे। दूसरी तरफ वूजिन उस पुलिस अधिकारी से मिलती है जो उसकी माँ का करीबी दोस्त है। वो उसे डोंग की फाइल देती है जिसे वो स्कूल से हासिल करने में कामयाब रही थी और उससे जांच करने को कहती है कि क्या डोंग का कोई चाहने वाला या कोई बच्चा है। वो जल्द से जल्द ये जानकारी चाहती है। जब वे बात कर रहे होते हैं
तो जॉन वू जिनको फोन करता है, लेकिन वो उसकी कॉल को नजरअंदाज कर देती है। अगले दिन डोंग अपने बदले के प्लान में एक और कदम बढ़ाती है। वो सारा से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसे उसके ड्रग्स की लत के बारे में सब पता है। वो ये भी बताती है कि उसके पास सारा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हर एक ड्रग की पूरी लिस्ट है। बेशक डोंग को ये सब म्योंग से पता चला था, जो सारा को ड्रग्स सप्लाई करता है। बिना किसी चेतावनी के डोंग सारा के बाल पकड़ लेती है और पैसों की भारी मांग करती है। धमकी देती है कि अगर उसने मना किया तो वो सब कुछ बेनकाब कर देगी। सारा उसकी इस हिम्मत से स्तब्ध रह जाती है और धमकी से डर जाती है। बाद में डोंग उस पार्क में जाती है जहां सालों पहले वो पार्क से मिला करती थी। वो उन मैसेज को पढ़ती है जो उसने पिछले 8 सालों में उसे भेजे थे, वे मैसेज जिनका उसने कभी जवाब नहीं दिया था। वो आखिरकार उसे एक खास दवा की फोटो भेजती है और उसके बारे में पूछती है। जैसे ही पार्क को मैसेज मिलता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो तुरंत उसे फोन करता है और फिर उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। पार्क को जल्द ही पता चलता है कि दवा तो सिर्फ एक बहाना थी, क्योंकि डोंग बस उससे मिलना चाहती थी। वो उससे कहती है कि वो उन सभी खूबसूरत दिनों के लिए उसे माफी मांगना चाहती थी और शुक्रिया अदा करना चाहती थी जो उन्होंने साथ बिताए थे। पार्क इसे अपने करीब आने के मौके के रूप में देखता है, लेकिन डोंग उससे कहती है कि उसकी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। वो कहती है कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी राजकुमार की जरूरत नहीं है, उसे एक ऐसे योद्धा की जरूरत है जो जंग में उसके साथ खड़ा हो सके। अगले दिन डोंग म्योंग को बताती है कि सू खो को किसने मारा था, जिससे म्योंग को कातिल से पैसे ऐंठने का मौका मिल जाता है। उस रात वूजिन सारा और जॉन से मिलती है। साफ तौर पर घबराई हुई सारा उन्हें बताती है कि डोंग ने उसके साथ क्या किया और उसने पैसों की भारी मांग की है। वूजिन कहती है कि पैसा डोंग का असली मकसद नहीं है। वो बताती है कि उसने खुद डोंग को एक बड़ी रकम का ऑफर दिया था, लेकिन डोंग ने मना कर दिया। उसका मानना है कि डोंग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। इससे पहले कि वो अपनी बात जारी रख पाती, जॉन बीच में टोकता है और सॉल के बारे में पूछता है। ये साफ हो जाता है कि उसने इस बात की पुष्टि कर ली है कि सॉल उसी की बेटी है और उसे एहसास होता है कि वूजिन ने इतने सालों से उससे सच छिपाया था। अगले दिन म्योंग अपने चारों पुराने क्लासमेट्स को फोन करता है और उनसे अलग अलग मिलने का टाइम फिक्स करता है। इसके बाद वो एयरलाइन का राउंड ट्रिप टिकट बुक करने जाता है। उस रात म्योंग को सिर पर चोट लगने के बाद जमीन पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है। वो मुश्किल जिंदा है। इसके तुरंत बाद डोंग ध्यान देती है कि म्योंग गायब हो गया है। जब वो उसे फोन करती है तो उसका फोन बंद आता है। ह्यून उसे बताती है कि म्योंग आखिरी जगह जहां गया था वो एक एयरलाइन कंपनी थी। डोंग ये जानने के लिए खुद वहां जाने का फैसला करती है कि वो किस देश जाने वाला था। रास्ते में वो नोटिस करती है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। वो अपनी स्पीड बढ़ाती है और फिर अचानक ब्रेक मार देती है। पीछे वाली कार उसकी कार से टकरा जाती है। 2 आदमी बाहर निकलते हैं। वे क्रिमिनल्स लग रहे हैं। वे नुकसान की भरपाई के लिए पैसों की मांग करते हैं। डोंग मना कर देती है और पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकालती है। वे आदमी उसे धमकाते हैं, जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है। वे उसे अपना फोन नंबर देते हैं और कहते हैं कि वे पैसे लेने के लिए बाद में उससे कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद डोंग एयरलाइन कंपनी पहुंचती है। उसे पता चलता है कि म्योंग ने सच में टिकट बुक किया था, लेकिन वो कभी फ्लाइट में सवार ही नहीं हुआ। वो चिंतित हो जाती है और उसे शक होने लगता है कि कहीं उसका कत्ल तो नहीं कर दिया गया। अगले दिन सॉन्ग अपने ऑफिस में होता है जब उसे एक लिफाफा मिलता है। अंदर म्योंग का विजिटिंग कार्ड और सुपरमार्केट में सॉन्ग के साथ डोंग की एक फोटो होती है। ये साफ हो जाता है कि म्योंग सॉन्ग को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। सॉन्ग म्योंग को फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। फिर वो जॉन के पास जाता है और उसके बारे में पूछता है। जॉन दावा करता है कि उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि म्योंग सिर्फ उसकी दुकान पर काम करने वाला एक कर्मचारी है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो सॉन्ग ध्यान देता है कि जॉन भी वही सिगरेट पीता है जो वूजिन पीती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जाने से पहले वो जॉन से कहता है कि अगर उसे म्योंग मिले तो वो उससे संपर्क करे। सॉन्ग के इलाके जाने के बाद जॉन आग बबूला हो जाता है और जानना चाहता है कि सॉन्ग म्योंग को क्यों ढूंढ रहा है। तब खुलासा होता है कि म्योंग ने जॉन को ब्लैकमेल करने के लिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भेजी थी, जिससे साबित होता था कि सॉल जॉन की बेटी है। जॉन म्योंग को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी बंद आता है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर सॉन्ग को पता चल गया कि सॉल सच में उसकी बेटी है तो वो उसे जान से मार देगा। इस बीच डोंग अपनी कार को रिपेयर शॉप ले जाती है। उसे पार्क का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया है। वो उसे एड्रेस देता है और आने का न्योता देता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो डोंग कुछ मजदूरों को मांस भूनते हुए देखती है। वो मंजर उसे तुरंत सालों पहले सहे गए अपने जले हुए निशानों की याद दिला देता है। वो बुरी तरह टूट जाती है, जमीन पे गिर पड़ती है और बाद में पार्क के क्लिनिक जाती है। पार्क उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाता है और उसे अंदर लाता है ताकि वो आराम कर सके। वहां डोंग आखिरकार उसे सब कुछ बताने का फैसला करती है। वो अपने साथ हुई हर एक बात, अपना बनाया हुआ बदले का प्लान और अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले हर एक इंसान को सजा देने के अपने इरादे का खुलासा करती है। पार्क उसे अतीत को पीछे छोड़कर अपने फ्यूचर पर ध्यान देने के लिए समझाने की कोशिश करता है। जवाब में डोंग उसे अपने शरीर पर मौजूद जले हुए निशान दिखाती है। पार्क उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान दूसरे इंसान पर इतनी बेरहमी ढा सकता है। वो डोंग से कहता है कि वो उसके साथ खड़ा रहेगा, वो वही योद्धा बनेगा जिसकी उसे तलाश थी और उस साथ मिलकर जंग लड़ेगा। इस बीच सॉन्ग घर लौटता है और अपनी शादी की तस्वीरों को देखना शुरू करता है। वो नोटिस करता है कि जॉन वूजिन के बाकी दोस्तों के साथ कई तस्वीरों में नजर आ रहा है। जब वूजिन अंदर आती है तो सॉन्ग उससे जॉन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है। वो कैजुअली कहती है कि वे सिर्फ हाई स्कूल के टाइम से दोस्त हैं। फिर वो उससे म्योंग के बारे में पूछता है और बताता है कि वो
उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। वू जिन घबरा जाती है और पूछती है कि म्योंग उसे किस बात की धमकी दे रहा है। सॉन्ग को तुरंत शक हो जाता है क्योंकि उसने कभी ब्लैकमेल होने का जिक्र ही नहीं किया था। वो उससे कहता है कि जॉन ने भी उससे यही सवाल पूछा था। अब सॉन्ग जानना चाहता है कि वू जिन उससे क्या छिपा रही है। वो कसम खाती है कि वो कुछ नहीं छिपा रही है और दावा करती है कि म्योंग को अपनी पहचान के लोगों के साथ इस तरह के मजाक करने की आदत है। इसके बाद वू जिन जॉन को फोन करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। अगले दिन पार्क उस साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है जो उसका इलाज कर रहा है। खुलासा होता है कि पार्क एक गहरे सदमे से गुजर रहा है क्योंकि सालों पहले एक साइकेट्रिक पेशेंट ने अस्पताल के अंदर ही उसके पिता का कत्ल कर दिया था। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। ये वही दौर था जब वो पहली बार डोंग से मिला था। इस बीच डोंग उन आदमियों को पैसे देने जाती है जिन्होंने उसकी कार में टक्कर मारी थी और उसे धमकाया था। ह्यून चुपके से उनका पीछा करती है ताकि पता लगा सके कि इस साजिश के पीछे कौन है। उसे आखिरकार पता चलता है कि वू जिन के साथ काम करने वाले पुलिस ऑफिसर ने ही उन्हें भेजा था। बाद में वू जिन जॉन को दोबारा फोन करती है और उससे मिलकर यह पूछना चाहती है कि उसके और सॉन्ग के बीच क्या हुआ था। जॉन उसे टाल देता है और गुस्से में सॉल के उसकी बेटी होने की बात छिपाने के लिए उस पर चिल्लाता है। रोते हुए वू जिन समझाती है कि उसे तब तक अपनी प्रेगनेंसी का पता नहीं चला था जब तक कि उसने सॉन्ग से शादी नहीं कर ली थी। अगले दिन सुहान अपनी सास के साथ एक मंदिर से बाहर निकलती है। वो वहां डोंग को खड़े देखकर हैरान रह जाती है। उसकी सास डोंग का गर्मजोशी से स्वागत करती है जिससे साफ पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे को कुछ समय से जानती हैं। सुहान जानती है कि उसकी सास ने कभी उसकी शादी को मंजूरी नहीं दी थी और उसका मानना था कि उसने सिर्फ पैसों के लिए उनके बेटे से शादी की है। डोंग के जाने से पहले सुहान उसके पीछे भागती है और अकेले में बात करने की गुजारिश करती है। डोंग मान जाती है। सुहान अचानक अपने घुटनों के बल गिर पड़ती है और भीख मांगकर माफी मांगती है। वो कहती है कि जब वे डोंग को प्रताड़ित करते थे तो वो वू जिन और बाकी लोगों का साथ देने के लिए मजबूर थी क्योंकि वो गरीब थी और उनके खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रोते हुए सुहान डोंग से मिन्नत करती है कि वो उसकी सास को कुछ न बताए। वो कहती है कि अगर उसने अपने पति को खो दिया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी क्योंकि वो कर्ज में डूबी हुई है और यहाँ तक कि जेल भी जा सकती है। तब डोंग सुहान को वही चीज दिखाती है जो ह्यून ने एयरपोर्ट पर चुपके से उससे ली थी। वो सुहान से कहती है कि अब वो उसके सारे राज जानती है और अगर उसने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया तो वो उसे बर्बाद कर सकती है। उसका पहला हुक्म बहुत सिंपल है, म्योंग के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराना। सुहान बिना किसी झिझक के मान जाती है। स्कूल में अन्य पेरेंट्स मीट रखी गई हैं। सॉन्ग वहां पहुंचता है और जॉन को भी वहां नोटिस करता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। जॉन सच छिपाता है और दावा करता है कि वो डोंग से मिलने आया है जो हाई स्कूल की उसकी पुरानी दोस्त है। वो सॉन्ग को यह भी बताता है कि डोंग कभी वू जिन की दोस्त हुआ करती थी क्योंकि उसकी बेटी ने एक बार बताया था कि उसकी नई टीचर उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और उसकी माँ को सालों से जानती है। मीटिंग के बाद जॉन चालाकी से इशारा करता है कि सॉल सॉन्ग की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। सॉन्ग हैरान रह जाता है लेकिन अनजान बनने का नाटक करता है और वहां से चला जाता है। बाद में जॉन डोंग का सामना करता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने कभी सॉल को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे मार डालेगा। रिएक्ट करने के बजाय डोंग शांति से पूछती है कि क्या टूथब्रश उस तक पहुंच गया। जॉन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसका मानना था कि वो म्योंग ने भेजा था। डोंग उससे कहती है कि वो कुछ जिनसे बदला लेने के लिए कभी किसी बेकसूर बच्चे का इस्तेमाल नहीं करेगी। वो कहती है कि वो असल में उसकी साइड है और अगर वो सच में अपनी बेटी को वापस पाना चाहता है तो उसकी मदद करे। थोड़ा सोचने के बाद जॉन मान जाता है। उस रात सॉन्ग चुपके से सुहान से मिलता है और वो जिनके डोंग के साथ रिश्ते के बारे में पूछता है। जब सुहान उससे सब कुछ बताती है तो वो खुलासा करती है कि वू जिन ने पूरे हाई स्कूल के दौरान डोंग को बेरहमी से प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया और बार बार उसके शरीर को जलाया। जो कुछ उसने सुना उसे बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सॉन्ग घर लौटता है और वो जिनका सामना करता है। वो मानती है कि ऐसा हुआ था लेकिन इस बात पर अड़ी रहती है कि यह सब बीती बात है और कहती है कि वो उस वक्त बस एक बच्ची थी जो अपने किए के नतीजों को नहीं समझती थी। इस बीच जॉन सारा और सुहान से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि पुलिस ने म्योंग के बारे में पूछताछ करने के लिए उससे संपर्क किया था। चूंकि म्योंग उसके लिए काम करता था, सारा घबरा जाती है। उससे डर है कि कहीं पुलिस को यह न पता चल जाए कि म्योंग उसे ड्रग्स सप्लाई करता था। जब कोई म्योंग के गायब होने के बारे में पूछता है तो सारा अपना आपा खो देती है और बहस करने लगती है। अगले दिन सॉन्ग डोंग से मिलता है। वो खुले तौर पर कबूल करती है कि उसके करीब आना शुरू से ही उसके प्लान का हिस्सा था। उसी समय वो जिनको उस पुलिस ऑफिसर से डोंग का घर का एड्रेस मिल जाता है जो उसकी माँ का दोस्त है। वो ये जानकर दंग रह जाती है कि डोंग सीधे उसके घर के सामने वाली इमारत में रह रही है। वो जिन डोंग के अपार्टमेंट का ताला तोड़ने के लिए किसी को हायर करती है। अंदर उसे दीवारों पर अपनी और अपने सभी पुराने दोस्तों की तस्वीरें चिपकी हुई मिलती हैं। तभी सॉन्ग वहां पहुंचता है। वो जिनसे सवाल करता है कि उसने हाई स्कूल के दौरान डोंग को टॉर्चर क्यों किया था। जवाब देने के बजाय वो जिन उस पर डोंग से चुपके से मिलने का आरोप लगाती है। वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। अगले दिन डोंग वो जिन का सामना करती है। वो खुलासा करती है कि उसने अपने अपार्टमेंट में
घुसते हुए वू जिन की चुपके से फोटो खींच ली थी। वो उसके खिलाफ घर में गैरकानूनी तरीके से घुसने की पुलिस रिपोर्ट करने की धमकी देती है और कहती है कि वो उन सभी तस्वीरों को भी पब्लिक कर देगी जो हाई स्कूल में सही गई यातनाओं को साबित करती हैं। हालांकि वो वू जिन को सरेंडर करने और अपने जुर्म कबूल करने का एक आखिरी मौका देती है। वू जिन हंसती है। वो दावा करती है कि उसने असल में डोंग पर एहसान किया था, क्योंकि उस सारे दर्द के बिना डोंग कभी भी इतने पैसे और रुतबे वाली सफल टीचर नहीं बन पाती। वो कसम खाती है कि वो डोंग को तड़पाने के नए तरीके ढूंढ लेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने सालों पहले किया था। उस रात सॉन्ग का सेक्रेटरी उसे एक पेन ड्राइव थमाता है जो डाक से आई थी। जब वो उसकी वीडियो देखता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे पता चलता है कि सॉल असल में जॉन की बेटी है, और ये भी पता चलता है कि वू जिन ने उससे शादी करने के बाद भी जॉन के साथ अपना अफेयर जारी रखा था। बाद में वू जिन म्योंग के गायब होने पर चर्चा करने के लिए अपने सभी पुराने दोस्तों को इकट्ठा करती है। उनमें से हर एक को शक है कि वू जिन ने ही उसे मारा है, खासकर इसलिए क्योंकि सूप हो के कत्ल के बारे में पूछताछ करने के तुरंत बाद वो गायब हो गया था। अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए वो जिन चुपचाप वहां से निकल जाती है। तब खुलासा होता है कि वो जिन ने ही सच में सूहो का कत्ल किया था। वो पुलिस अधिकारी को फ़ोन करती है और केस के बारे में पूछती है। वो उसे दिलासा देता है कि केस को आधिकारिक तौर पर खुदकुशी मानकर बंद कर दिया गया था, और कहता है कि कोई भी इस जांच को दोबारा नहीं खोलेगा। फिर कहानी पुरानी यादों में फ्लैशबैक करती है। सूहो की मौत की जांच के दौरान डोंग की मुलाकात गलती से अस्पताल में सूहो की मां से हुई थी। हालांकि सूहो की मां बोल नहीं सकती, लेकिन वो बेबस होकर डोंग की तरफ इशारे करती है। ये बताने की कोशिश करती है कि उसकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। वो समझाती है कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसके दर्द से पिघलकर डोंग केस की फाइलें स्वीकार करती है और वादा करती है कि वो सूहो को मारने वाले इंसान को ढूंढेगी और उसे इंसाफ दिलाएगी। अगले दिन डोंग तब हैरान रह जाती है जब उसकी माँ अचानक आधमकती है। वो उसे घर ले जाती है। वहाँ उसकी माँ खुलासा करती है कि वो जिन ने उसे ढूंढ लिया था और बताया था कि डोंग अमीर बन गई है, लेकिन उसने कभी अपनी माँ की खबर तक नहीं ली। डोंग बेरुखी से जवाब देती है कि वो कभी एक जिम्मेदार माँ नहीं थी और उसे सिर्फ पैसों और शराब से मतलब था। उसकी माँ उससे बहस करती है और पैसों की मांग करती है। ये जानते हुए कि डोंग को आग से डर लगता है, तो वो उसे डराने के लिए अपार्टमेंट जलाने की धमकी देती है। डोंग साफ शब्दों में कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। वो अपनी माँ से कहती है कि पैसों के लिए उसे लावारिस छोड़कर वही पहली इंसान थी जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। वो मानती है कि उसे खुशी है कि उसकी माँ कभी नहीं बदली, क्योंकि इससे बिना किसी अपराध बोध के बदला लेना आसान हो जाता है। इस बीच सुहान पार्क के क्लिनिक में वू जिन से मिलती है। वो वू जिन को बताती है कि पार्क एक बेहतरीन कॉस्मेटिक सर्जन है। फिर वो जानबूझकर ये जिक्र करके उसे उकसाती है कि सॉन्ग एक बहुत समझदार आदमी है। वो कहती है कि वे इत्तेफाक से मिले थे। उसने उसे एक हैंडबैग गिफ्ट किया था और उसने बताया कि वो हर हफ्ते डोंग के साथ गो खेलता है। वो जिन हिल जाती है। उसे लगता है कि सॉन्ग उसके हाथ खेलता जा रहा है। उसकी असुरक्षा का फायदा उठाते हुए पार्क उसके चेहरे पर आने वाली झुर्रियों को छिपाने के लिए कॉस्मेटिक इंजेक्शन का ऑफर देता है। सॉन्ग की नज़र में खूबसूरत बने रहने के जुनून में वो जिन मान जाती है। प्रोसीजर के दिन वू जिन को एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद पार्क उससे चुपचाप म्योंग के बारे में पूछता है। जैसे ही वो होश खोती है, वो उन सब चीज़ों को दोबारा जीने लगती है जो उनके बीच हुई थी। उसे याद आता है कि म्योंग ने फ़ोन करके उससे मिलने के लिए कहा था। वो जॉन की दुकान पर उससे मिली थी। डोंग के निर्देशों का पालन करते हुए म्योंग चुपके से उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था, इस उम्मीद में कि वो वू जिन को यह कबूल करने के लिए फंसा ले कि उसने सूहो को मारा था। लेकिन उनकी बातचीत के दौरान म्योंग को एक फ़ोन कॉल आता है। उस पल वो जिन नोटिस करती है कि वो उसे रिकॉर्ड कर रहा है। वो उसका फ़ोन ख़राब करने के लिए तुरंत अपनी ड्रिंक उसके फ़ोन पर उड़ेल देती है। गुस्से में आकर म्योंग उससे कहता है कि वो जानता है कि उसने सुशे सूहो को मारा था और दावा करता है कि उसके पास सबूत है। घबराकर वो जिन एक बोतल उठाती है और उसके सिर पर दे मारती है। पुलिस ऑफिसर जल्द ही पहुंचता है और म्योंग की लाश को वहां से हटा देता है। इस बीच वो जिन सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग को तुरंत डिलीट कर देती है। उसी समय ऑफिसर म्योंग का फ़ोन समंदर में फेंक देता है। अचानक वो जिन को कोई पूछता हुआ सुनाई देता है कि आगे क्या हुआ। वो तुरंत सदमे में एनेस्थीसिया से जाग जाती है और पार्क को अपने बगल में मुस्कुराते हुए बैठा पाती है। कंफ्यूज और डरी हुई, उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ था। अगले दिन वो जिन की माँ अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों में से एक से मिलती है। उसे पता चलता है कि पार्क सूहो की लाश तलाश कर रहा है। वो ये जानकर दंग रहती है कि सूहो की लाश अभी भी मुर्दाघर में सुरक्षित रखी हुई है और कभी सड़कर ख़त्म नहीं हुई, बावजूद इसके कि पुलिस ऑफिसर ने उससे अलग दावा किया था। इसके बाद डोंग फैसला करती है कि अब ह्यून के पति से पीछा छुड़ाने का वक्त आ
गया है। वो अपने प्लान को सावधानी से लागू करती है। वो ह्यून से अपने हैंडबैग को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने का नाटक करवाती है। उत्सुक होकर उसका पति बैग छीन लेता है और उसकी तलाशी लेता है। अंदर उसे ढेर सारे कैश मिलते हैं। वो जानना चाहता है कि पैसे कहाँ से आए। ह्यून उससे कहती है कि एक औरत ने उसे किसी और को डराने के लिए अपने फ़ोन से एक अजीब मैसेज भेजने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि मैसेज संदिग्ध लग रहा था। वो कहती है कि वो पैसे वापस करने की सोच रही है। लालची पति उसका फ़ोन छीन लेता है और खुद मैसेज पढ़ता है। वो यह जानकर खुश हो जाता है कि यह पैसों की मांग करने वाला एक ब्लैकमेलिंग मैसेज है। वो फ़ोन नंबर कॉपी करता है और अपने फ़ोन से वही मैसेज भेज देता है। वो मैसेज वू जिन की माँ तक पहुंचता है, जिसमें दावा किया गया है कि भेजने वाला जानता है कि उसकी बेटी ने किसी का कत्ल किया है। वू जिन की माँ पुलिस ऑफिसर के पास भागती है और धमकी के बारे में बताती है। हालांकि इस बार वो उसे यह कहकर छोड़ देता है कि उसके पास उसकी या उसकी बेटी की समस्याओं से निपटने का समय नहीं है। फिर कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। खुलासा होता है कि पुलिस ऑफिसर ने म्योंग की लाश को कभी ठिकाने ही नहीं लगाया था। इसके बजाय उसने उसे बैकअप के तौर पर छिपा कर रखा था, ताकि अगर वो जिन या उसकी माँ कभी उसे धोखा देने की कोशिश करें तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। इस पूरे समय डोंगे से उसका पीछा कर रही थी और उसकी हर चाल पर नज़र रख रही थी। आखिरकार वो उस मुर्दा घर में पहुंच जाती है जहां उसने लाश छिपा रखी थी। और प्रेजेंट में वो जिन तब पूरी तरह टूट जाती है जब सॉन्ग उसे बताता है कि वो उसे तलाक दे रहा है। उसे पता चल चुका है कि सॉल उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, और उसे ये भी पता चला है कि तलाक के बाद भी उसने जॉन के साथ अपना अफेयर जारी रखा। वो ऐलान करता है कि सॉल तलाक के बाद उसी के साथ रहेगी और कोई भी उसे छीन नहीं पाएगा। वो जिन रो पड़ती है। उसे एहसास होता है कि वो सब कुछ खो रही है। अगले दिन डोंग एक चर्च जाती है। खुलासा होता है कि सारा की माँ ने उसकी ड्रग्स की लत छुड़ाने की कोशिश में उसे चर्च के अंदर बंद कर दिया था। इतने समय तक ड्रग्स न मिलने के कारण सारा अपना आपा खोने की कगार पर है। अचानक उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें बताया गया है कि चर्च के अंदर कहीं ड्रग्स का बड़ा ज़खीरा छिपाया गया है। वो उन्हें ढूंढने के लिए भागती है और जब तक बेहोश नहीं हो जाती तब तक ड्रग्स लेती रहती है। सब कुछ डोंग के प्लान का हिस्सा था। उसने यह सुनिश्चित किया था कि हर कोई इस घटना का गवाह बने और इसे रिकॉर्ड करे। जैसा कि उम्मीद थी, जो कुछ हुआ उसकी वजह से सारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी वू जिन वहां पहुंचती है और यह हंगामा देखती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह सब डोंग की साजिश थी। वू जिन आत्मविश्वास से डोंग से कहती है कि उसका प्लान फेल हो जाएगा क्योंकि सारा का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उसे कोई गंभीर सजा नहीं मिलेगी। डोंग कुछ नहीं कहती। फिर वू जिन की नज़र उस पुरानी बुलिंग की शिकायत पर पड़ती है जो सू हो के परिवार ने कभी अपनी बेटी को प्रताड़ित करने के लिए उसके खिलाफ दर्ज कराई थी। जल्द ही वू जिन के बारे में खबरें सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं। लोग उसे साइकोपैथ कहने लगते हैं और कई लोग हो का कत्ल करने का आरोप लगाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि वही उसे मौत के मुंह में धकेलने की जिम्मेदार थी। वू जिन जनता के इस गुस्से से स्तब्ध रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। डोंग उससे कहती है कि सारा तो आखिरकार रिहा हो जाएगी, लेकिन वू जिन वो होगी जो जेल जाएगी और वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तब भी वो वू जिन हार मानने से मना कर देती है। वो इस बात पर अड़ी रहती है कि डोंग के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मुस्कुराते हुए बुश डोंग इन लोगों जवाब देती है कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा सबूत हैं और वक्त साबित कर देगा कि वो सच कह रही है। उस रात जॉन सुहान के साथ घर पर है। वे वू जिन के बारे में बात करते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि उसकी बर्बादी बस कुछ समय की बात है। जॉन खुश है क्योंकि एक बार जब वो जेल चली जाएगी तो वो आखिरकार अपनी बेटी की कस्टडी वापस पा सकेगा। वो अचानक सुके हान को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो तुरंत मान जाती है। अगले दिन वू जिन की माँ एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है। वो ह्यून के पति को जाल में फंसाने के लिए उसे चुपके से एक मोटी रकम देती है। उसी समय सुहान पुलिस स्टेशन में सारा से मिलने जाती है। वो उसे बताती है कि वू जिन ने उसे छोड़ दिया है और खुद पर लगे बुलिंग के आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उसकी गिरफ्तारी का इस्तेमाल किया है। वो ये भी खुलासा करती है कि सारा पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने वाली अफवाहें फैल गई हैं और कहती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसका मानना है कि वू जिन ने खुद को बचाने के लिए ये सब अरेंज किया है। सारा टूट जाती है क्योंकि वू जिन ही वो इंसान थी जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। इस बीच डोंग स्कूल में अपना सामान पैक करती है, जाने की तैयारी करती है। निकलने से पहले वो सॉल से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसे उसके लिए कितना दुख महसूस हो रहा है। उस रात पुलिस को म्योंग की लाश उसी जगह मिलती है जहां सूहो की मौत हुई थी। अगले दिन सारा पुलिस कस्टडी से रिहा हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो वो करती है वो अपनी माँ से अपना पुराना फ़ोन मांगना है। वो कहती है कि इसमें उसकी एक बहुत कीमती चीज़ है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। खुलासा होता है कि सारा ने वू जिन को प्रताड़ित करते हुए चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। सू हो को वू जिन जैसे कपड़े पहने देखने के बाद वू जिन ने सू हो को सड़क के बीचों बीच कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया था। खौफजदा होकर सू हो ने माफ़ी मांगी थी और समझाया था कि उसके कपड़े सिर्फ सस्ते घटिया डुप्लीकेट थे, वो असली ब्रांड नहीं जो वू जिन पहनती थी।
उसने दोबारा कभी उन्हें न पहनने का वादा किया था और डर के मारे भाग गई थी। उस रात फॉर्च्यून टेलर ह्यून के पति से संपर्क करती है और उसे बताती है कि पैसे लेने के लिए कहाँ मिलना है। इसके लिए तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। उसी समय वू जिन की माँ और वो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी एक साथ गाड़ी चला रहे हैं। जैसे ही ह्यून का पति सड़क पार करता है, वू जिन की माँ जानबूझकर उसे गाड़ी से कुचल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है ताकि वो अधिकारी जुर्म को छिपाने में उसकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। इस बीच फॉर्च्यून टेलर पैसों का बैग लेकर घर की तरफ भागती है। जब वो पहुंचती है तो डोंग को अपना इंतजार करते हुए पाती है। पूरी कहानी सुनने के बाद डरी हुई फॉर्च्यून टेलर डोंग की कही हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इस बीच वू जिन की माँ पुलिस स्टेशन में अपना बयान देते समय दुखी होने का नाटक करती है। वो दावा करती है कि तेज़ बारिश की वजह से वो ह्यून के पति को सड़क पार करते हुए नहीं देख पाई। भ्रष्ट अधिकारी उसकी कहानी का समर्थन करता है, जिससे उसका बचाव मजबूत हो जाता है। नतीजतन सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। अगले दिन फॉर्च्यून टेलर सार्वजनिक रूप से वू जिन के पास पहुंचती है और इस तरह बात करना शुरू करती है जैसे वो खुद सुहो हो। वू जिन सन्न रह जाती है जब फॉर्च्यून टेलर वही शब्द दोहराती है जो सुहो ने अपनी मौत वाले दिन कहे थे। वो उस दिन की यादों में खो जाती है। तब वू जिन ने सुहो को ज़बरदस्ती छत पर खींच लिया था। उसने कड़कड़ाती ठंड के बावजूद उसे अपने सारे कपड़े उतारने का हुक्म दिया था। रोते हुए सुहो ने उससे रुकने की मिन्नत की थी। इस बात पर अड़ी रही कि वो अब वे कपड़े पहन भी नहीं रही है, लेकिन वू जिन ने मना कर दिया। उसने सुहो के कपड़ों में आग लगा दी। घबराकर सुहो मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ी। इसके बजाय वू जिन ने उसे धक्का दे दिया। छत से गिर गई और उसकी मौत हो गई। तब खुलासा होता है कि डोंग ने चुपके से इस पूरे हादसे को देखा था। प्रेजेंट में वापस आते हुए डोंग वू जिन की माँ से मिलने जाती है। वो अपना परिचय देती है ताकि वो औरत याद रख सके कि वो कौन है। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने एक बार डोंग की माँ को रिश्वत देकर स्कूल ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करवाए थे। फिर डोंग उस पर ह्यून के पति का कत्ल करने का आरोप लगाती है। वू जिन की माँ निशब्द रह जाती है। डोंग वू जिन का स्कूल नेम टैग मांगती है, वही नेम टैग जो उसने उस दिन पहना था जिस दिन सू हो मारी गई थी। वो इसे सबूत के तौर पर जमा करने का इरादा रखती है, वरना वू जिन की माँ पर ह्यून के पति को मारने का मुकदमा चलाया जाएगा। अगले दिन वू जिन काम पर पहुंचती है और अपने सहकर्मियों को एक वीडियो देखते हुए पाती है। ये सुहो को टॉर्चर करने की उसकी रिकॉर्डिंग है। जिस इंसान ने इसे लीक किया है वो सारा है, जो बदला लेना चाहती है। इस स्कैंडल की वजह से वू जिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देती है। वो घर भागती है और इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देती है ताकि सॉल वो दो वीडियो न देख सके, लेकिन वो इसे पहले ही देख चुकी है। हैरान होकर सॉल पूछती है कि उसकी अपनी माँ दूसरे स्टूडेंट के साथ इतनी बेरहमी से व्यवहार कैसे कर सकती है। वो कहती है कि उसके क्लासमेट सब उससे डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो भी वू जिन जैसी ही बन जाएगी। बेबस होकर वू जिन जोर देती है कि वीडियो झूठ से भरा है, लेकिन सॉल शांति से उससे कहती है कि अब उसे अपनी माँ कहते हुए गर्व महसूस नहीं होता। वू जिन के लिए ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला करती है। पूरे देश के सामने वो कबूल करती है कि उसने अपनी क्लासमेट को प्रताड़ित किया था, लेकिन दावा करती है कि वो उस वक्त बस एक बच्ची थी जो ये नहीं समझती थी कि वो क्या कर रही है। वो खुद को असली पीड़ित के रूप में पेश करती है। वो कहती है कि उसने अपनी क्लासमेट के लिए खामोशी से सब कुछ सहा, यहाँ तक कि वो झूठ बोलती है कि सुहो प्रेग्नेंट थी और उसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। वो कैमरों के सामने वीडियो से इमोशनल होने का नाटक करती है। इस बीच वू जिन के पुराने दोस्त म्योंग के जनाजे में शामिल होते हैं। डोंग के प्लान के तहत सू हान सारा और म्योंग के रिश्ते को बेनकाब करने वाला एक और वीडियो जारी करती है। सारा खौफजदा हो जाती है क्योंकि उसने वे काम ड्रग्स के असर में किए थे। जिस पर वू जिन पहुंचती है, सारा उसके बाल पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है, ये मानते हुए कि उसने वीडियो लीक किया है, लेकिन सुहान गलती से खुलासा कर देती है कि असल में उसने ही इसे जारी किया था। वो गुस्से में आकर सारा सुहान पर झपटती है और उसकी गर्दन काट देती है। पुलिस तुरंत पहुंचकर सारा को गिरफ्तार कर लेती है। सुहान को अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी वोकल कॉर्ड्स हमेशा के लिए डैमेज हो जाती हैं, जिससे वो कभी दोबारा बोल नहीं पाएगी। बाद में जॉन अस्पताल में सुहान से मिलने जाता है। उसे सांत्वना देने के बजाय वो उससे कहता है कि वो अब उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वो अब उसके किसी काम की नहीं रही। उसी समय पार्क डोंग को फ़ोन करके उसके प्लान की कामयाबी पर बधाई देता है। डोंग दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है, ये कहते हुए कि उसकी मदद के बिना इसमें से कुछ भी मुमकिन नहीं होता। तब खुलासा होता है कि वू जिन के कॉस्मेटिक प्रोसीजर के दौरान पार्क ने चुपके से उसकी स्किन का एक सैंपल इकट्ठा कर लिया था। बाद में उसने उसे म्योंग के नाखूनों के नीचे रख दिया था। जाँच के दौरान फॉरेंसिक टेस्टिंग में म्योंग के नाखूनों के नीचे वो जिनका और एक डीएनए मैच हो जाता है। वही डीएनए उस लाइटर से भी मैच होता है जो 18 साल पहले सू हो की मौत की वजह बनने वाली आग से जुड़ा था। उस रात डोंग वू जिन की माँ से मिलने जाती है और उसे वू जिन का नेम टैग थमा देती है ताकि वो इसे पुलिस के हवाले कर सके। तभी वू जिन अंदर आती है और उन्हें वो एक साथ देखती है। डोंग उससे कहती है कि उसकी अपनी माँ ने खुद को बचाने के लिए उसे छोड़ दिया है।
फिर वो मानती है कि वो नेम टैग सू होके केस में कभी सच में सबूत था ही नहीं। उसने सिर्फ इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए किया था कि वो जिन अपने आसपास के हर इंसान को एक एक करके खुद को धोखा देते हुए देखे। वो जिन टूट जाती है, उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी माँ ने भी इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया। बाद में डोंग सुहान से उस दिन मिलने जाती है जिस दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है। वो उससे कहती है कि उसका बदला लगभग पूरा हो चुका है। वो सुहान को जॉन से उसे छोड़ने का बदला लेने के लिए उकसाती है। फिर वो उसे एक केमिकल देती है और जॉन के आई ड्रॉप्स में इसे इंजेक्ट करने के लिए कहती है, जिससे वो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। सुहान मान जाती है। वो अपना सामान लेने के बहाने जॉन के घर जाती है और उसके जाने बिना चुपके से उसके आई ड्रॉप्स में वो पदार्थ मिला देती है। इस बीच भ्रष्ट पुलिस अधिकारी पर उसी के आदमियों द्वारा हमला कर दिया जाता है। वे उसे मार डालते हैं और उसके सारे पैसे चुरा लेते हैं। उस रात पुलिस वूजिन को म्योंग और सू हो के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। घर के बाहर डोंग देखती है कि वूजिन को जलील करके ले जाया जा रहा है। अगले दिन जॉन अपनी बेटी से मिलने स्कूल जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। अचानक उसे किसी अनजान इंसान का फ़ोन आता है जो उसकी बेटी का अपहरण करने का दावा करता है। कॉल करने वाला पैसों की मांग करता है, वरना वो उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। जॉन पूछता है कि उन्हें कहाँ मिलना चाहिए। उस रात मिलने की जगह पर जाते समय थकान और तनाव के कारण उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। वो अपने आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करता है। कुछ ही पलों में उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है। अचानक एक ट्रक उसकी कार से टकरा जाता है। अगले दिन सोंग वू जिनसे तलाक के कागजात पर साइन करवाने जेल जाता है। इसके बाद डोंग उससे मिलने जाती है। वो जिनसे कहती है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पल का इंतज़ार किया है। वो कहती है कि वो जिनको आखिरकार उसी अन्याय का एहसास होना चाहिए जो उसने सहा था। कन्फ्यूज़ होकर वो जिन पूछती है कि उसका क्या मतलब है। तब डोंग सच का खुलासा करती है। वू जिन ने असल में म्योंग को नहीं मारा था। कहानी हादसे वाले दिन के फ्लैशबैक में जाती है। पता चलता है कि वू जिन के हमला करने के बाद भी म्योंग जिंदा था। हालांकि दुकान की महिला कर्मचारी ने उसे पाया और पीट पीट कर मार डाला, क्योंकि उसने पहले उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। जब डोंग को सच पता चला तो उसने सब कुछ इस तरह अरेंज कर दिया ताकि ऐसा लगे कि म्योंग की मौत के लिए वू जिन जिम्मेदार थी। उसने बस वू जिन को पूरी तरह बर्बाद करने के मौके का फ़ायदा उठाया था। प्रेजेंट में वापस आते हुए वू जिन यह महसूस करने के बाद कि उसे उस कत्ल के लिए जेल में डाला गया था जो उसने किया ही नहीं था, उसी अन्याय को महसूस करते हुए निराशा में गिर पड़ती है जो डोंग ने कभी सहा था। इसके बाद डोंग पार्क से मिलने जाती है। वो उससे कहती है कि इस बार वो उसके साथ खड़ी रहने वाली फाइटर बनेगी। साथ मिलकर वे उस कैदी से बदला लेंगे जिसने सालों पहले पार्क के पिता का कत्ल किया था। आखिरकार वू जिन तब वो अपनी माँ को उसी जेल में लाते हुए देखती है। उसकी माँ को ह्यून के पति को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। वू जिन फुट फुट कर रोती है, अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन उसकी माँ उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। जो कुछ भी हुआ उस सबको बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो जिन अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। वो बाकी कैदियों को वेदर फोरकास्ट सुनाना शुरू कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे वो तब किया करती थी जब वो एक मशहूर टेलीविजन वेदर प्रेजेंटर हुआ करती थी। इस बीच डोंग सूहो की कब्र पर जाती है। उसे श्रद्धांजलि देने के बाद वो पार्क के साथ जेल के लिए निकल जाती है, उस कैदी से बदला लेने में उसकी मदद करने के लिए तैयार जिसने सालों पहले उसके पिता की हत्या की थी। इसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।